अब बारिश पर भी होगी ट्रेडिंग। जी हाँ, एनसीडीएक्स लेकर आ रहा है मुंबई रेनफॉल फ्यूचर्स। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बारिश का फ्यूचर ट्रेड कैसे होगा और इसमें किसान ट्रेडर्स को क्या फायदा मिलेगा। 29 मई 2026 से शुरू होने वाले ये कॉन्ट्रैक्ट्स भारतीय कमोडिटी मार्केट में एक बिल्कुल नया अध्याय खोल सकते हैं। इस वायदा पर पूरी बात करेंगे एनसीडीएक्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अरुण यादव से। मैं हूं कमल शर्मा। अरुण जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस चर्चा में हमें सम्मिलित करने के लिए। जी अरुण जी, एनसीडीएक्स ने रेनफॉल फ्यूचर्स लॉन्च करने का फैसला क्यों लिया? देखिए कमल जी, यदि हम भारतीय दृष्टिकोण को देखें तो आप देखेंगे कि मॉनसून जो है या बारिश जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना है पूरे देश के लिए। आप किसी भी व्यवसाय को देख लीजिए, किसी भी बिजनेस को देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री को देख लीजिए, एग्रीकल्चर को देख लीजिए, हर किसी में कहीं ना कहीं मॉनसून रिलेटेड रिस्क जो है वो रहता है। हमने ये देखा कि गत वर्षों में हालांकि ये रिस्क है, लेकिन इसको दूर करने के लिए कोई हालांकि इंस्ट्रूमेंट भी है, आप देखेंगे तो इंश्योरेंस वगैरह है यहाँ पर, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो फर्क ये होता है कि जो इंश्योरेंस वगैरह अवेलेबल है वो एक तो लिमिटेड पहुंच है, और दूसरा ये है कि ये इंश्योरेंस वगैरह का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाए या बहुत अधिक बारिश की वजह से आपकी फसल बिल्कुल खराब हो जाए, तो उस जी केसेस में जो है इंश्योरेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यदि छोटे अंतर की वजह से आपको कोई नुकसान हो रहा है, जैसे बारिश मान लीजिए 100 mm की जगह पे 120 mm होगी, तो शायद वहां पे इंश्योरेंस काम नहीं आएगा। तो ऐसी चीजों में भी यदि यदि किसी को रिस्क है या उसकी वजह से भी किसी का नुकसान हो रहा है, तो उसको वो जो मिटिगेट कर पाए या उसको जो है दूर कर पाए, उसके लिए वेदर इंस्ट्रूमेंट या वेदर डेरिवेटिव जो है हमें लगा कि एक सही साधन हो सकता है। और इंटरनेशनली भी आप देखेंगे तो सीएमए में ये कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि जो जिसे कहते हैं हम जो तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पर, तो इसलिए वहां पर टेम्परेचर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हमारे यहाँ पर क्योंकि मानसून की ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसीलिए हमने जो है बारिश के ऊपर जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाया है, आधारित किया है। जी। अब अरुण जी, ये तो रेनफॉल फ्यूचर्स है। आपने बात साथ में मौसम को लेकर के भी कही। तो भारत में वेदर डेरिवेटिव्स की जरूरत अभी क्यों महसूस हुई? तो ये जरूरत तो काफी समय से थी कमल जी, और ऐसा नहीं है कि जरूरत पहले नहीं थी, लेकिन यदि आप देखें तो 2024 के अंदर ही वेदर को जो सेबी की या जो मैं जिसे कहूंगा जो लिस्ट है जिसके अंदर कमोडिटीज है, उस कमोडिटीज की लिस्ट के अंदर वेदर को एज ए इंस्ट्रूमेंट 2024 में ही जोड़ा गया था। तो अच्छा। 2024 के बाद ही कोई रेगुलेटेड कमोडिटी एक्सचेंज जो है इसके विषय में काम कर सकता था, इसको लॉन्च कर सकता था। तो जब से इसको जोड़ा गया तब से हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, और अभी हमें लगा कि जब हमारी स्टडी पूरी हो गई और क्योंकि मानसून भी आने वाला है, तो हमें ये सही समय लगा इसको लॉन्च करने के लिए, इसलिए हमने इसको भी लॉन्च लॉन्च करने का फैसला किया है। जी अरुण जी, अब जब इस वायदा के बारे में सर्कुलर एनसीडीएक्स ने जारी किया तो लोगों में बहुत उत्सुकता भी जगी। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि रेनफॉल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किन सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा? देखिए, जिस भी सेक्टर की निर्भरता बारिश के ऊपर है, और मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा साफ करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए और निवेशकों के लिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कितनी बारिश होगी इस चीज का नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इस चीज का है कि बारिश नॉर्मल से कितनी कम या अधिक होगी। क्योंकि यदि हम देखें तो जो रिस्क होता है वो इसी चीज का होता है। यदि नॉर्मल बारिश है तो ज्यादा रिस्क नहीं है, यानी कि लोगों को मालूम है कि नॉर्मल होने वाला है। लेकिन जब भी कोई चीज नॉर्मल से कम या ज्यादा होती है तो उससे रिस्क आता है। तो जो भी सेक्टर इस पर निर्भर करते हैं, चाहे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो जो भी बिजनेसेस, चाहे कोई मैं कहूंगा रिटेल स्टोर ही क्यों ना हो, या फिर आप ये देखेंगे कि होटल इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, टैक्सी एग्रीगेटर ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि जो जिसे हम गिग वर्कर बोलते हैं, राइट, वो ही क्यों ना हो, या आपका पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज होगी, पावर प्रोड्यूसर्स हो गए, बैंकिंग इंडस्ट्री होगी, तो ये सब मैं कहूंगा कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बारिश पे जिसका कुछ ना कुछ जिसे कहेंगे निर्भरता नहीं है। तो वो सारे सेक्टर, चाहे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर हो गया, जैसे खाद बीज का जो सेक्टर हो गया, जो फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, तो उन सब की निर्भरता बारिश के ऊपर है। हाँ, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट एंड लॉस की सेंसिटिविटी क्या है,
यानी यदि मान लीजिए 10% बारिश कम या ज्यादा होती है तो उससे उनके बिजनेस को क्या नुकसान या फायदा है, और उस नजरिए को लेते हुए फिर वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अपने उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं या उस रिस्क को हेज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जी, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के स्टडी करी तो उसमें पता लगता है, तो उसके अनुसार अरुण जी मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 1 mm का 50 रुपए का बेस वैल्यू कैसे तय किया गया? ओके, इसमें देखिए जैसे आप देखेंगे कि बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, एनसीडीएक्स पे भी ट्रेड होते हैं, वो उनकी यूनिट जो होती है रुपीज पर क्विंटल या रुपीज पर टन या रुपीज पर ग्राम इस प्रकार से निश्चित की जाती है। लेकिन बारिश को आप पैसे में डायरेक्टली नहीं नाप सकते हो। तो बारिश को जो नापने का पैमाना है, जो तरीका है, जिस तरीके से बारिश को नापा जाता है, आप भी देखेंगे कि वो एमएम में होता है। तो हमेशा ये बताया जाता है कि इस जगह पे इतनी एमएम यानी मिलीमीटर की बारिश हुई है। अब उस मिलीमीटर से आपको अगर उसको एक फाइनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको उसको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो हमने उसको 50 का मल्टीप्लायर रखा है। तो ये इसलिए किया गया कि अगर आप बाकी कॉन्ट्रैक्ट भी देखेंगे जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, लगभग उसमें 50 रुपए के आसपास का जो है वो, जिसे हम कहते हैं, एक टिक के ऊपर मूवमेंट माना गया है। और उसको ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक टिक के अंदर उसका जहां तक हो सके खर्चा जो है वो निकल जाए ट्रेड करने वाले का। यानी एक टिक का मूवमेंट हो रहा है और अगर वो सही दिशा में अगर मूवमेंट हो रहा है, उसके पक्ष में हो रहा है, तो एक टिक में उसका खर्चा निकल जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है इसका 1 mm का टिक रखा गया है। और ये भी देखा गया है कि हिस्टोरिकली किसी दिन कितनी बारिश होती है और कितना टिक रखने से जो है ये एक दिन का मूवमेंट कवर हो जाएगा। तो ये सब चीजों को स्टडी करते हुए 1 mm इक्वल टू 50 रुपीज रखा गया उसको। जी, और फाइनल सेटलमेंट प्राइस किस डेटा के आधार पर तय होगा? तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कमल जी थोड़ा उसके विषय में बताना चाहूंगा। देखिए, हमने जी जो जी कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया है वो इस प्रकार से किया है कि वो आपको ये देखना है, और ये मुंबई रेनफॉल का है कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बारिश जो है, बारिश हर जगह पे अलग अलग होती है। तो बिल्कुल। हमें ये पूरे देश में अगर आप देखेंगे, और देश के अंदर भी, जैसे हम, अगर आप जयपुर से बोल रहे हैं तो अगर हम जयपुर में भी बात करें, तो अगर जयपुर में भी आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बारिश हो सकती है। तो आप जब जयपुर की बारिश की बात करते हो तो कहाँ की बात करते हैं? यदि आप लीजिए, आपको कोई कहे कि जयपुर में 10 mm बारिश हुई, तो कहाँ पे 10 mm हुई है? हो सकता है आपके यहाँ पे 15 mm हुई हो, मेरे यहाँ पे 2 mm हुई हो, तो वो 10 mm कहाँ की है? तो 10 mm है उस जगह की जहां पे उसकी रीडिंग ली गई है। अब वो जगह डिफाइन होती है, जैसे मान लीजिए आईएमडी का मेजरिंग सेंटर है, या जो बाकी एजेंसीज है उनका मेजरमेंट सेंटर है, तो जहां वो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उस जगह की रीडिंग को वो कैप्चर करता है और उस जगह के हिसाब से बोला जाता है। तो इसीलिए हमने मुंबई रेनफॉल के लिए जो हमारे आईएमडी का डेटा हम यूज कर रहे हैं, उसको हमने 2 सेंटर्स को तवज्जो दी है, जो पूरे मुंबई को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कोलाबा और सेंटा क्रूज आ गया। और इन दोनों जगहों को हमने, जिसमें एक को हम बोलते हैं मुंबई सिटी, जिसको हम कोलाबा कहा जाता है, और जी मुंबई जी सबअर्बन जो है वो सेंटा क्रूज डिफाइन करता है। तो ये दो, अगर आप आईएमडी की वेबसाइट पे जाओगे तो ये दोनों सेंटर आपको दिखेंगे, मुंबई सबअर्बन और मुंबई सिटी के नाम से। तो इन दोनों का जो एवरेज, जो बारिश किसी दिन की है, दोनों का रीडिंग का एवरेज करेंगे, तो उसको हमने बेस बनाया है। अब हमने उसको उसकी तुलना की है कि औसतन उस दिन कितनी बारिश होती है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, मान लीजिए पिछले, और औसतन यानी नॉर्मल, नॉर्मल का अर्थ होता है कि 30 साल के अंदर उस दिन कितनी बारिश हुई है और उसकी तुलना में आज कितनी बारिश है। और ये जो 30 साल का जो ब्लॉक है, ये भी फिक्स है। इस 30 साल का ब्लॉक है 1991 से लेके 2000 तक, इन 30 सालों में एवरेज बारिश। यानी मैं जैसे 1 जून की आपसे बात करूं तो 1 जून 1991, 1 जून 1992, वो 1 जून 1993, ऐसे करते करते 2000 तक हम पूरा टोटल करेंगे, उसको 30 से भाग करेंगे, जो नंबर आएगा, मान लीजिए 10 mm आता है, इसका मतलब है कि 1 जून को औसतन मुंबई में 10 mm की बारिश होती है। अब 1 जून 2026 को मान लीजिए 20 mm की बारिश होती है, तो डेविएशन कितना हुआ? डेविएशन हुआ 20 - 10, यानी 10 mm एक्स्ट्रा बारिश हुई है। तो यानी हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 10 mm से स्पॉट प्राइस जो है बढ़ जाएगा। और ये जो स्पॉट प्राइस चालू होगा वो कहां से चालू होगा? वो चालू होगा उस भाव से जो पूरे सीजन में बारिश होती है मुंबई में। तो पूरे सीजन का जो टोटल है मुंबई का, 1 जून, 2 जून, 3 जून, ऐसे अगर मिला लें, हर रोज की अगर बारिश को मिलाएं, तो वो आता है 2206 mm के आसपास। तो 2206 से जो है हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो स्पॉट प्राइस है, वो शुरू होगा। और रोज उसमें परिवर्तन आएगा इस बात से कि उस दिन कितनी बारिश कम या ज्यादा हुई है पिछले 30 सालों के औसत से उस दिन के लिए। तो जैसे 1 जून का औसत अगर 10 mm का है, और आज मान लीजिए या 1 जून 2026 को मान लीजिए 15 mm बारिश होती है, तो 5 पॉइंट से आपका स्पॉट बढ़ जाएगा। तो 2206 वाला स्पॉट जो है वो 2206 + 5 यानी कि 2211 हो जाएगा। अगले दिन मान लीजिए औसत से 10 mm कम बारिश होती है, तो 2216 वाला स्पॉट जो है घट के 2206 हो जाएगा। तो ऐसे रोज आपका स्पॉट चेंज होता जाएगा। अब महीने के आखिरी दिन स्पॉट की जो वैल्यू होगी,
यानी कि ये जो स्पॉट जो आ रहा है इसकी जो भी आखिरी दिन वैल्यू होगी उस वैल्यू के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा। अर्थात पूरे महीने में जितनी कम या ज्यादा बारिश हुई है वो नंबर के ऊपर जाके वो स्पॉट आपका सेटल हो जाएगा। और जी ये हर तो महीने का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। जून का अलग, जुलाई का जी जुलाई का अलग, अगस्त का अलग, सितंबर का अलग। तो अरुण जी, इसमें जो रेनफॉल के डेटा आपने बताया यानी केवल आईएमडी के ही होंगे सोर्स, मतलब? जी हाँ, हमने आईएमडी को, हाँ आईएमडी के साथ में हमने एक एमओयू किया है और हम आईएमडी के डेटा को ही, आईएमडी की ऑब्जर्व वैल्यू को, यानी कि जो उन्होंने डेटा उनके ऑब्जर्वेशन किया है, जो उनके इंस्ट्रूमेंट में आया है, उस डेटा के आधार पर जो है हम उसको कॉन्ट्रैक्ट का स्पॉट निर्धारित करेंगे और उसके आधार पर सेटलमेंट होगा। किसान और एग्री कंपनियां, देखिए सबसे पहले तो यही होता है कि जब भी बारिश होती है, चाहे वो रबी के सीजन में हो चाहे खरीफ के सीजन में हो, ज्यादातर किसान और बारिश इन्हीं को जोड़ा गया है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अन्य इंडस्ट्री, अन्य सेक्टर पे भी इसका व्यापक असर होता है, पर हम बड़े स्तर पे परंपरागत रूप में किसानों को देखते हैं। तो अरुण जी, किसान और एग्री कंपनियां इसका फायदा कैसे उठा पाएगी? इसको मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा कमल जी। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई एग्री फर्टिलाइजर की कंपनी है या एग्री इनपुट की कोई कंपनी है। यदि बारिश कम होती है तो उसकी सेल कम होगी, ठीक है। और अगर सेल कम होगी तो उसका एक तरीके से वो प्रॉफिटेबिलिटी का नुकसान है, उसका रेवेन्यू का नुकसान है। तो अभी मैं उदाहरण के लिए एक बार ये मान लेता हूं कि अगर 10% बारिश कम होती है तो उसकी जो सेल है वो 10% से कम हो जाएगी। एक बार उदाहरण के लिए, ये उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल इंपैक्ट क्या होता है, बट उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि 1:1 का इंपैक्ट है, यानी 10% अगर बारिश कम हुई तो 10% सेल कम हो जाएगी। अब मान लीजिए जून के महीने में उनकी बिक्री होती है और उनको ये लगता है कि इस बार जो है बारिश 10% तक कम हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, जून के महीने में कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं। और यदि एक्चुअल में बारिश कम होती है 10%, तो उनका रेवेन्यू जो है, क्योंकि उनका सीड कम बिका या उनका फर्टिलाइजर कम बिका, तो उनका रेवेन्यू 10% कम हो जाएगा। लेकिन हमारा जो इंडेक्स है या हमारा जो मॉनसून का जो स्पॉट है वो भी क्योंकि डेविएशन बेस्ड है, तो उसकी वैल्यू भी 10% कम हो जाएगी। तो उन्होंने उनका जो नुकसान यहाँ पर हाजिर में, यानी कि फिजिकल मार्केट में, क्योंकि उनका माल कम बिका उसकी वजह से उनको 10% का रेवेन्यू का लॉस हुआ, वो लॉस उनका जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे काफी हद तक कंपनसेट हो जाएगा। तो जो हम हेजिंग की बात जो एग्री कमोडिटीज में भी करते हैं, सेम उसी तरीके से, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी सेंसिटिविटी, आप जिस चीज में, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 1% कम बारिश से 1% कम रेवेन्यू मेरा आ रहा है, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट कितना है, तो वो आप डेटा से इजिली एनालाइज कर सकते हैं। जी तो अरुण जी, आपने जब हेजिंग की बात कही तो क्या ये प्रोडक्ट केवल हेजिंग के लिए है या इसमें स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी होगी? देखिए, इसके अंदर जहां तक काम करने की बात है कमल जी, तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कमोडिटी में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में काम करने के लिए किसी को कोई रोक नहीं है। यदि वो सारे के सारे केवाईसी करता है और वो अगर एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली वो जैसे वो किसी और इंस्ट्रूमेंट में या किसी और कमोडिटी में या किसी और स्टॉक में काम कर सकता है, वो यहाँ पे भी काम कर सकता है। डेफिनेटली जो लोग इन्वेस्टर साइड से आते हैं वो लोग लिक्विडिटी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं, और जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा लिक्विडिटी होगी, उतने आसानी से हेजर को एंट्री एग्जिट मिल पाएगा। तो हर तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट इसमें काम कर सकते हैं, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। अगर वो उनका केवाईसी है, अगर वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट है तो उनको काम करने की छूट है। तो केवल हेजर नहीं, जो भी पार्टिसिपेंट इसमें काम करना चाहे वो सब इसमें काम कर सकते हैं। अरुण जी, इससे मानसून रिस्क मैनेजमेंट कैसे आसान होगा? देखिए, बंबई में बारिश ज्यादा कमती भी होती है, लेकिन कोई व्यक्ति राजस्थान में, किसान या कंपनियां मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वहां पे हम मानते हैं पूरे भारत में असमान वितरण होता है बारिश का। तो जहां कम हुई या बंबई की तुलना में अधिक हुई, उनको कैसे वो अपना रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे इससे? ये मैं कमल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। और ये सवाल जब हम इस प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे थे उस समय भी हमारे पास बार बार हमने ये सवाल के ऊपर बहुत चर्चा की। जी जी हमारे सामने काफी कुछ विकल्प थे। जैसे कि हमारे सामने विकल्प क्या थे कि क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इस प्रकार से डिजाइन करें कि पूरे इंडिया का एक एवरेज ले लिया जाए और उसके हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया जाए, या हम किसी शहर विशेष का करें, या हम जिसे कहते हैं किसी राज्य विशेष का करें। तो ये सारे जब हमने सारा डेटा एक टेबल पर रखा और उसको एनालाइज किया, तो हमें ये समझ में आया कि अगर आप नेशनल लेवल का एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करते हो तो क्या होता है कि भारत के एक भाग में अधिक बारिश हुई और एक भाग में कम हुई, तो हो सकता है कि औसत बारिश बिल्कुल सही है, लेकिन जहां ज्यादा बारिश हुई उसने यहाँ हेज कर लिया तो भी उसको नुकसान हो गया, क्योंकि हमारा तो एवरेज पे क्लोज होगा। जहां कम हुई
उसने हेज कर लिया तो भी उसको नुकसान हो गया। तो और ऐसा अक्सर होता है, अगर आप पिछले सालों का पैटर्न देखें तो वेस्टर्न साइड में बारिश ज्यादा हो रही है और ईस्टर्न साइड में काफी बार बारिश कम होती है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो शायद किसी के लिए काम नहीं कर पाता हेजिंग के लिए। तो इसीलिए हमने उस इंस्ट्रूमेंट को या पूरे इंडिया लेवल के कॉन्ट्रैक्ट को फिलहाल हमने सोचा कि ये शायद सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी के लिए। फिर हमने ये देखा कि अगर हम अलग अलग जगहों के रिस्क को एक जगह से मैनेज करना चाहे तो कितना पॉसिबल है। तो हमें ये समझ में आया कि क्योंकि जितने भी वेदर फिनोमेना है उसमें खासकर बारिश वो बहुत ज्यादा लोकलाइज है। टेम्परेचर में फिर भी वेरिएबिलिटी कम है। टेम्परेचर अगर आप जैसे राजस्थान की बात करें तो लगभग पूरे राजस्थान में औसतन 2-3 डिग्री छोड़ दिया जाए तो तापमान एक जैसा सा है, तो एक राज्य में कम से कम। लेकिन बारिश तो हर कुछ किलोमीटर पे जो है उसका बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो हमने ये देखा कि वो जगह ढूंढनी चाहिए या वो जगह उस जगह का चयन करना चाहिए जहाँ रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी कि जहाँ ज्यादा घनी आबादी है, जहाँ पे ज्यादा बिजनेसेस हैं और जहाँ पर बारिश भी सही मात्रा में होती है मानसून में। ऐसा भी ना हो कि मानसून सीजन में 1 या 2 दिन ही बारिश हो, तो फिर क्या होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मूव ही नहीं करेगा, आपका स्पॉट प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिर ट्रेडिंग कैसे होगी या आदमी बिल्कुल। मैनेज क्या करेगा, रिस्क कैसे मैनेज करेगा। तो हमें ये समझ में आया कि उस काम के लिए मुंबई जो है वो काफी हद तक सही जगह थी, क्योंकि अगर आप देखें तो वहां पे बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज और बिजनेस हाउसेज वहां पर हैं। दूसरा, कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन एक जगह पर है, यानी काफी सारे लोग एक जगह पर जो है। तीसरा जो है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। चौथा, अगर आप मानसून पीरियड देखें तो 120 दिन 125-22 दिन के मानसून पीरियड के अंदर वहां पर 60-70 दिन कम से कम बारिश होती है। तो आपके पास जो है एक अच्छा डेटा है जहां पे स्पॉट में वेरिएबिलिटी आएगी। और पांचवा फैक्टर ये था कि वहां का जो वोलेटिलिटी है, यानी कि जो उतार चढ़ाव है बारिश के फर्क का जिसपे कॉन्ट्रैक्ट है, वो ना तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, कुछ दिन हो सकते हैं बहुत सालों में, लेकिन ज्यादातर समय में वो एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं है और जीरो भी नहीं है। तो उस हिसाब से हमने मुंबई का चयन किया। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ जो आपने पूछा था कि कैसे उसमें राजस्थान या गुजरात का आदमी ट्रेड कर सकता है। तो देखिए, एक हमको ये आज भी अगर आप देखें कोई भी कमोडिटी में अगर आप काम करते हैं तो आप जी देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि जहां उसका बेसिस सेंटर है वो कमोडिटी वहीं पे उपज होती है उसकी। तो जैसे मान लीजिए आप अगर बात करें ग्वार की, तो अगर वो जोधपुर में पैदा हो रहा है या जोधपुर में उसकी खेती हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में भी अगर कोई ग्वार उगा रहा है तो वहां की मंडी का और यहाँ की मंडी का भाव जो है वो हमेशा समानांतर रहे या एक रहे। जी हालांकि ये जरूर है कि अगर मुझे ये पता है कि उनके भावों के साथ में मेरे भाव का कोरिलेशन क्या है या कितना वो एक साथ चलते हैं, तो मैं महाराष्ट्र में बैठ के भी उस कमोडिटी में हेजिंग कर सकता हूँ। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ होगा। ये जरूर है कि बारिश जो है वो वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है पूरे इंडिया में, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह जैसे मुंबई से जो 200 किलोमीटर के दायरे की जो जगह है, हमने ये देखा 200-300 किलोमीटर, वहां पे एक जो है कोरिलेशन है, यानी अगर मुंबई में एक्सेस बारिश है तो वहां भी एक्सेस बारिश है, अगर मुंबई में कम है तो वहां भी कम है। तो ये तो इमीडिएटली वो एरिया आ गया। हो सकता है परसेंटेजेस अलग हो, अगर मुंबई में 20% ज्यादा बारिश हो रही है तो हो सकता है नासिक में 12% हो या 13% हो, लेकिन नॉर्मली ट्रेंड एक साइड का देखा गया है हिस्टोरिकली। इसी प्रकार के ट्रेंड जो है वो बाकी जगहों पे भी कुछ कुछ हद तक हैं। तो अगर मैं जैसे ये अभी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो यदि मैं राजस्थान में भी हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मुंबई की बारिश से, और आप देखिए मानसून जो है वो ट्रेंड में बढ़ता है, यानी कि अगर जब मुंबई में बारिश होगी उसके 20 दिन के बाद में 25 दिन के बाद में मानसून राजस्थान पहुंचेगा। तो यदि अगर एक मेजर ट्रेंड है, जैसे बहुत ज्यादा बारिश होने की गुंजाइश है या बहुत कम बारिश होने की गुंजाइश है, तो वो अक्रॉस द कंट्री भी वो ट्रेंड कई बार कैरी करता है। तो जहां जहां के सेंटर्स में कोरिलेशन होगा वहां के लोग काफी हद तक अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मानसून बहुत या बारिश जो है बहुत ही ज्यादा रीजनल चीज है, तो उसके अंदर ये मानना कि 100% कोरिलेशन दूसरे सेंटर से होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। जहां का आदमी भी काम कर रहा है उसको ये समझना पड़ेगा कि मुंबई के लिए मैं कर रहा हूँ, और हाँ मेरी जगह से वहां की बारिश का जो भी कोरिलेशन जिसे हम कहते हैं, यानी जो संबंध है, उसके विषय में मुझे जानकारी होगी तो मैं उसको उतने अच्छे से हेज कर पाऊंगा। जी। अब अरुण जी, ये 29 मई को लॉन्च करेंगे एनसीडीएक्स में, तो इसके अंदर प्राइस लिमिट और मार्जिन स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा? देखिए, प्राइस लिमिट जो अभी जो रेगुलेटर के नॉर्म है, सेबी के नॉर्म है, उसके हिसाब से इसमें 6+3 का प्राइस लिमिट होगी आज की जी डेट में। जो अदर कमोडिटीज एग्रीकल्चर के लिए 4+2 का है। इंटरनेशनल लिंक कमोडिटीज के लिए जो है वो 6+3, और फिर वो बढ़ता रहता है यदि जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में मूवमेंट आता है। लेकिन क्योंकि ये तो ना तो इंटरनेशनल कमोडिटी है ना एग्रीकल्चर है, तो इसमें 6+3 का एक अलग स्लैब है। तो 6% का सर्किट रहेगा, उसके बाद में 3% तक उसको बढ़ाया जा सकेगा अगर सर्किट उसमें लगेगा। जहां तक मार्जिन की बात है, तो
इसकी वॉलिटिलिटी के हिसाब से इसका मार्जिन जो है वो लगभग 10 से 12% के आसपास होना चाहिए। तो लगभग मिनिमम मार्जिन 10% है और एडिशनल मार्जिन वगैरह मिला के शायद 12% 13% के आसपास मार्जिन उसके अंदर होना चाहिए। जी, और क्या है, ये कंसंट्रेशन मार्जिन क्यों लगाया गया है? अभी तो देखिए कोई कंसंट्रेशन मार्जिन इसमें नहीं लगा है। कंसंट्रेशन मार्जिन केवल विशेष स्थितियों में लगता है। तो कंसंट्रेशन मार्जिन बाकी कमोडिटीज में भी है। उसका अर्थ ये होता है कि यदि मार्केट में किसी एक सर्टेन जिसे कहते हैं कि मेंबर के यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और वो निर्धारित है, वो एक्सचेंजेस ने और रेगुलेटर ने वो निर्धारित कर रखी है सीमा, अगर उस परसेंटेज से ज्यादा किसी एक क्लाइंट की या किसी एक मेंबर की पोजीशंस होती हैं तो कंसंट्रेशन मार्जिन अपने आप लग जाता है। वो आज भी कमोडिटीज में एप्लीकेबल है, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगा। और अरुण जी, ऐसे जो वेदर आधारित जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें मैनिपुलेशन रोकने के लिए क्या सिस्टम होते हैं? देखिए एक तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इसका जो भी डेटा है वो हमने जो भी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक एजेंसी हो सकती है देश के अंदर बारिश वेदर को लेके, हम उनका डेटा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा हमने जो है कुछ बैकअप्स वगैरह भी किए हैं। जैसे अगर मान लीजिए कभी रीडिंग का कुछ इशू है या कुछ है तो उसके लिए बैकअप सिस्टम्स भी हम लोगों ने कुछ चीजें कर रखी हैं जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पज। लेकिन जो मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन हो सकता है तो हमने कोशिश की है हम उनके साथ ही जाएं। और आज की डेट में भी यदि आप देखेंगे तो बहुत जगहों पर जो वेदर रिलेटेड जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो अपने क्लेम्स जो है वो आईएमडी के जो भी बारिश का वहां का नंबर्स है या जो प्रोटेक्शन है उसके हिसाब से सेटल करता है। तो ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट में एक तरीके से जो आईएमडी है उसके इंफॉर्मेशन को या डेटा को इस्तेमाल किया जा रहा है क्लेम सेटलमेंट के लिए। तो हमने भी जो सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है इस काम के लिए, जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट के अधीन आता है, तो उसको हम यूज कर रहे हैं। तो हमें लगता है उसके अलावा मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसीलिए हम सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन के साथ गए। तो हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नहीं आनी चाहिए, उस तरीके की चीजें नहीं। और दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेबल थिंग है ये, यानी बारिश हो रही है तो भी आपको दिख रहा है कि हो रही है, नहीं हो रही है तो भी आपको दिख रहा है, यानी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू हमें पता चल रहा है कितनी बारिश हो रही है। जी अरुण जी, इस रेनफॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स में रिटेल मार्केट मेकर्स की क्या भूमिका होगी? देखिए आज की डेट में सेबी ने ये एक्सचेंजेस को एक तरीके से परमिशन दी है कि यदि आप जब भी आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि क्या होता है बाजार में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब चालू होता है तो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यानी सबसे पहले ट्रेड करने कौन आए, ये एक बहुत बड़ा चीज होती है। तो इसलिए एक्सचेंजेस को ये एक तरीके से परमिशन है कि वो मार्केट मेकर्स को अपॉइंट कर सकते हैं या लिक्विडिटी एनहेंसमेंट स्कीम लॉन्च कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसमें जो मार्केट मेकर होता है उसका काम ये होता है कि वो बाइंग और सेलिंग दोनों साइड की बिड्स देता है, ताकि यदि किसी को बेचना है तो उसके सामने कोई बायर है और किसी को खरीदना है तो उसके सामने कोई सेलर है। तो हमने भी ये कल जो है जब इसका सर्कुलर लॉन्च किया है रेनफॉल कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने का, तो साथ में हमने मार्केट मेकिंग के लिए भी अपनी एप्लीकेशन मंगाई है। जो भी एक्सचेंज के मेंबर्स या ब्रोकर्स या फिर कोई क्लाइंट थ्रू किसी ब्रोकर कोई अगर इंटरेस्टेड है तो वो एक्सचेंज को बिड सबमिट करेंगे, उसके बेस पे जो है मार्केट मेकर अपॉइंट होगा और उनका काम ये रहेगा कि वो मार्केट को दोनों साइड बाइंग और सेलिंग साइड के कोड्स प्रोवाइड करें, ताकि जो भी इसमें ट्रेड करने आ रहे हैं उनको एंट्री एग्जिट में दिक्कत ना हो। जी, और ये तो एक बहुत अच्छा कदम है कि मार्केट मेकर्स होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट काफी बढ़िया चलता है, सुगम चलता है। लेकिन लिक्विडिटी सुनिश्चित करने के लिए और क्या तैयारी है आपकी? देखिए उसके अलावा तो जो बाजार में जो लोग हैं, मतलब हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप जैसे माध्यम से मुझे लगता है कि आपका जो कार्यक्रम है बहुत बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है हर लोगों में क्यूरियोसिटी काफी है और बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं और काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो और जैसा हमने बताया कि एक बहुत बड़ा जो क्वांटम है वेदर रिस्क का वो बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है वो सब लोग जुड़ने वाले हैं। और लिक्विडिटी ऐसा है कि जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं लिक्विडिटी बढ़ती चली जाती है। तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, तो आगे आगे जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे तो डेफिनेटली इसमें लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। जी, आपके पास सवाल आते हैं, हमारे पास भी सवाल आते हैं। अरुण जी, अब कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या भविष्य में दिल्ली, चेन्नई या अन्य शहरों में भी रेनफॉल कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे? देखिए उसके लिए हमारी स्टडी जारी है, इस वक्त पर मैं ज्यादा उसके विषय में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ जरूर ये है कि जैसे हमने बताया कि वेदर एक बहुत लोकलाइज्ड काइंड ऑफ फिनोमिना है,
तो हम ये देख रहे हैं कि और कहाँ इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हम दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि और कॉन्ट्रैक्ट भी इस तरीके के लॉन्च किए जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, आज सीएमई के अंदर जो है अलग अलग जगह के जो है वो टेम्परेचर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो शिकागो का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, न्यूयॉर्क का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे काफी सारे शहरों के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हर शहर की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो उस हिसाब से जो है जहां भी सुटेबिलिटी लगेगी हम कोशिश करेंगे वहां के लिए प्रोडक्ट्स लेके आए। जी अरुण जी, अंतिम सवाल यह है कि क्या यह भारतीय कमोडिटी मार्केट के लिए नेक्स्ट बिग इनोवेशन साबित हो सकता है? देखिए, इनोवेशन ये इस रूप में तो जरूर है कि अब तक जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए हैं उसमें ये काफी अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो वो अगर हम देखें तो कमोडिटी वेदर को एज अ कमोडिटी नोटिफाई किया गया 2024 में, उसके बाद में पिछले 1-1.5 साल के अंदर और अलग तरीके की चीजें, इसीलिए हमने भी इसे लॉन्च करने के लिए हमें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। हमने आईआईटी मुंबई जो है उन्होंने हमारी मदद की इस कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन करने में। इसके अलावा हमने आईएमडी के साथ भी टाई अप किया, बिकॉज वो भी डेटा की जो क्लैरिटी है वो बहुत आवश्यक है, क्वालिटी ऑफ डेटा बहुत आवश्यक है। तो उनके साथ भी हमने डेटा के लिए टाई अप किया। तो डेफिनेटली एक बहुत अलग प्रोडक्ट है। अब तक जो प्रोडक्ट आपने कमोडिटी इकोसिस्टम में देखे हैं तो उससे बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। वैल्यू एट रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेदर के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा निर्भरता है। और तो उस हिसाब से एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुझे लगता है उस वजह से डेफिनेटली एक डिफरेंट रास्ता है ये, जो कमोडिटी मार्केट जिस दिशा में चला है। तो आशा करते हैं अगर पार्टिसिपेशन इसमें अच्छा आता है तो ये डेफिनेटली कमोडिटी मार्केट के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा आगे। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया अरुण जी। धन्यवाद कमल जी, थैंक यू। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।